आज एक क्लाइंट ऑफिस में आया और मुझे बोलने लगा कि मैम आप एक काम करना, मेरे पास ना कहीं से 10 लाख रुपए आए हैं, लेकिन आप उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मत बोलना। मतलब उसने कहा कि आप इसके बारे में मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मत दिखाना, बिकॉज आई डोंट वांट टू पे टैक्स ऑन दैट 10 लाख रुपीज। अब सुनिए मैंने उसको क्या कहा है। अगर वो इस इनकम को कहीं से इनकम आई और अगर वो उस इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसलिए नहीं बता रहा कि भाई मुझे वो 30% वाला टैक्स नहीं देना, और अगर उस केस में ध्यान से सुनना, अगर उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं और से पता लगा लिया तो आपको पता है उसको कितना हैवी टैक्स रेट देना पड़ेगा। उसको टैक्स रेट देना पड़ेगा 78% का। यस, नाउ देयर इज अ सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, दैट इज सेक्शन नंबर 115BE। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर किसी भी पर्सन ने अपनी इनकम कंसील करी, डिस्क्लोज नहीं करी, तो उस अनडिस्क्लोज इनकम पर 78% का टैक्स लगेगा। तभी की तभी क्लाइंट ने बोला नहीं मैम, फिर कोई डाउट कहीं पे मुझे टेंशन नहीं चाहिए, आप मेरी इनकम्स के बारे में बता दो। तो आप भी हमेशा ध्यान रखना, इनकम के बारे में हमेशा सही से एक्सप्लेन करना। अब स्टूडेंट्स, आज का अब फ्रेंड्स हम आज जो सीखने वाले हैं वो रहेगा कि ऐसे कौन कौन से अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसी कौन कौन से इनकम है, किस तरीके से है कि अगर आपने उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो सेक्शन 115BE एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आर यू रेडी टू डू इट? लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले रहता है हमारे पास कैश क्रेडिट्स। क्या होता है कैश क्रेडिट्स? दैट इज सेक्शन 68। अब कैश क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग क्या रहता है? अच्छा हाँ, एक बात का और, वो क्या, ये क्वेश्चन पेपर में आने के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू इट विद मोर एंथुसियाज्म। कैश क्रेडिट क्या है? इसमें होता है, अब मान लो क्या हो रहा है कि किसी पर्सन की बुक्स में ये तो शो हो गया, मान लो उसके बैंक में रुपए आ रहे हैं या फिर कहीं से भी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो हो रहा है कि इसके पास 10 लाख रुपए आए, लेकिन वो 10 लाख रुपीज कहाँ से आए, कैसे आए, कब आए, किसने दिए, इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन असेसी ने नहीं दी या फिर जो एक्सप्लेनेशन दी भी है वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही, तो इन दैट केस जितने भी अमाउंट की एक्सप्लेनेशन, जो कैश क्रेडिट उसके पास हुआ है, कैश क्रेडिट मतलब जो सम आया है, जो मनी आई है, अगर उसने उसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो उस अमाउंट को उसकी इनकम मान लिया जाएगा, टोटल अमाउंट को इनकम मान लिया जाएगा, ना ही हम उसमें से कोई एक्सपेंडिचर माइनस कर पाएंगे, ना ही कुछ, टोटल अमाउंट को उसकी इनकम मानकर उस पर फ्लैट 78% का टैक्स रेट लग जाता है। तो अब समझिए मेरी बात। अब ये 78 कैसे बना, इसकी क्या बाइफर्केशन है, किस तरीके से लगता है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, सो होता क्या है, ये सबसे पहले बेसिक 60% लगता है, उसके बाद इस पे सरचार्ज और सेस ऐड होता है, तो वो भी अभी सीखेंगे। सो द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि अगर कभी भी कोई कैश क्रेडिट हुआ है तो उसके बारे में हमें सही से एक्सप्लेनेशन देनी है। नहीं दी, असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, तो इन दैट केस इसको माना जाएगा अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अब क्या होने लगा, चलो पहले इसके बारे में लिख लें। ओके, लेट्स राइट आउट। तो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है दैट इज कैश क्रेडिट्स। हाँ, बस इसके बारे में हमें हेडिंग्स लिख लो जो कि हमें रिवीजन के टाइम पर हेल्प करेगा। ओके, कैश क्रेडिट्स। कैश क्रेडिट्स का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 68। अब जो मैंने बोल दिया पेपर में आने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली सेक्शन नंबर हम याद रखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट में। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, समझ गए। अब एक पर्सन गया वहां पर चिंतामणि, उसने कहा सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास ये जो 10 लाख रुपए हैं ये आए हैं, बट ये मुझे ना किसी ने लोन दिया है, मैंने किसी से लोन लिया। ओके, तो अब लोन है, इनकम तो है नहीं, मुझे तो कल को बल्कि इसको विद इंटरेस्ट वापस करना है, तो आप इसको मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मत बनाइए। यहाँ पर अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 68 यहाँ पर कहता है कि सुनिए, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उस पर्सन ने लोन दिया है, ये उस पर्सन को भी अपनी बुक्स में हमें शो करना पड़ेगा। अगर उसने शो नहीं किया या फिर जब हमने उससे पूछा, चलो बुक्स में नहीं करा, जब हमने उससे पूछा उसने अगर हमें आकर ये बात नहीं बोली, तो हम मान लेंगे कि आपकी ये एक्सप्लेनेशन हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देखो, फॉर श्योर अगर आप किसी पर्सन को लोन दे रहे हो, इनकम टैक्स पूछेगा तो आप बोल दोगे ना, हाँ भाई मैंने इसको लोन दिया है,
अगर अब वो कह ही नहीं रहा इसका मतलब दाल में घोटाला है, ठीक है ना। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लिया जाएगा। ओके, तो देखिए where any sum is found credited in the books of the assessee and the assessee offers no explanation about the nature and source, या फिर explanation जो ऑफर करी है that is not satisfactory in the opinion of the AO, तो जितना भी सम क्रेडिट हुआ है उसको हम उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान लेंगे। बट हाउएवर नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस ध्यान से देख लेना अगर आपकी बुक में ये नहीं है तो ये जो पुराने एडिशंस हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के उसमें नहीं होंगे क्योंकि अमेंडमेंट थी, तो इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। हाउएवर वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट, जहां पर पर्सन कह रहा है ना कि भाई ये तो मैंने लोन लिया है, बोरो किया है या इस तरीके का, तो हम उसको तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानेंगे जब तक वो पर्सन भी हमें ये नहीं बता देता, रिकॉर्ड नहीं करता कि हाँ मैंने इसको ये अमाउंट दिया है। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो फटाफट से मैसेज कर दो। नेक्स्ट आता है, अब अगर मान लो ये केस कंपनी का है, कंपनी ने बोला कि मेरे पास ये जो अमाउंट आया है ना, जो 10 लाख आया है, कि एक्चुअली मैंने शेयर्स इशू करे तो मुझे ये शेयर कैपिटल है। तो अब शेयर कैपिटल, अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या शेयर कैपिटल किसी के पास आ रही है तो क्या ये उसकी बिजनेस इनकम मान लेंगे? नहीं ना, ये तो उसके पास इक्विटी आ रही है। तो अब उसको कहा कि देखिए फर्दर एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर किसी भी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने ये बोल दिया कि भाई मेरे पास ये जो अब मनी आएगा ना, दैट इज द एप्लीकेशन मनी, शेयर जिन लोगों ने अप्लाई करे उनकी है, शेयर कैपिटल है, या मैंने 10 रुपए का शेयर 15 में इशू किया, शेयर प्रीमियम है, या इस तरीके का कुछ है, तो हम तब तक उस एक्सप्लेनेशन को, एओ कह रहा है मैं तब तक उस एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानूंगा जब तक कि अगर वो पर्सन हमारे इंडिया का रेजिडेंट है तो इन दैट केस वो भी अपनी बुक्स में ये दिखा दे कि भाई देखिए मैंने इस अमाउंट को यहाँ पर पे आउट किया, ठीक है। द पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच कंपनी ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ सच सम सो क्रेडिटेड, ठीक है। सेकंड आता है, और फिर असेसिंग ऑफिसर को लगे कि हाँ भाई अगर इसने ऐसा दिखा दिया है सो दैट इज सेटिस्फैक्टरी टू मी, ओके। अब यहाँ पर है एक एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या है, अब आजकल स्टूडेंट्स बहुत सारे मार्केट में वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी होती है, वो अपने आप को सेबी में, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पर रजिस्टर करवा लेती है और ये कहते हैं कि भाई देखो हमारा काम क्या है, जितने भी लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम वहां पर जाकर अगर वो कुछ नया इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं तो हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा ये जो एडिशनल कंडीशन है, कौन से वाली, कि जिसने आपको शेयर कैपिटल के लिए पैसा दिया उसका नाम वगैरह रिकॉर्ड वो भी अपनी बुक्स में करे, तो इन हुज नेम द सम इज रिकॉर्डेड, अगर वो वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब कि फिर उस वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी अपनी बुक्स में दिखाया हो, तभी हम मानेंगे कि हाँ आपको शेयर कैपिटल मिली है। मैम ऐसा क्यों? बिकॉज इफ दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी ना, तो सेबी अपने आप उनकी सारी जांच पड़ताल कर रहा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हो कैसे रहा है। देखो मान लो अगर मैंने एक कंपनी के शेयर्स लिए, मैंने ना XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज करे, अगर मैंने शेयर्स परचेज करें तो ऑब्वियसली जब मैं अपनी ITR फाइल करूंगी या मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, मैं भी तो वहां शो करूंगी ना कि मेरे पास इस कंपनी की कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने यही कहा अगर वो शो नहीं कर रहा या फिर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हम कैसे मान ले कि आप सही कह रहे हो, ओके। तो दैट इज द वे कि जिससे वो चाह रहे हैं ये जो घोटालेबाजी कर रहे हैं हम रोक पाए। ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 68। सो आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज मैसेज करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं मेरे पास अमाउंट आ रहा है ना, देख क्या डिपार्टमेंट को कि देखो ये अमाउंट था, उसने क्या किया कि एक काम करता हूँ मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है दैट इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर रहे हो?
पेड़ पे से पैसा आ रहा है, आसमान से आ रहा है? नहीं ना। आपने मान लो अगर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑब्वियसली वो 100 रुपए आपके पास कहीं से आए हैं। तो व्हेन यू आर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर आपने उसको एक तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। क्यों मैम? बिकॉज स्टूडेंट्स अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियसली उसने एक्सप्लेनेशन दे दी ना कि भाई कहाँ से पैसे आए थे जो मैंने इन्वेस्ट करे, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें मान लो डिपार्टमेंट कह रहा है मान लो हमें आपकी ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया जिसको आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, या फिर जिसके बारे में आपने चलो बुक्स में रिकॉर्ड करा, एक्सप्लेनेशन दी, बट नाउ दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू अस, तो इन दैट केस 100 रुपए की अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो इस 100 रुपए को 100 रुपीज को टोटल 100 रुपीज को हम आपकी इनकम मान लेंगे। तो इट विल बी योर डीम्ड इनकम ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। समझ आया? पहले क्या था? कैश क्रेडिट, सेक्शन नंबर 68। देन वी हैव कवर्ड द अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छे से दो, ठीक है। और मैम एक्सप्लेनेशन दे दें बट ठीक ठीक एवरेज नहीं, अगर एक्सप्लेनेशन दिया एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू द असेसिंग ऑफिसर, तब भी वो इसको डीम्ड इनकम मान लेगा। ओके, ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 69। अब आता है सेक्शन नंबर 69A। लोगों को लगा अरे यार कैश क्रेडिट हुआ था ना, पता चल गया था इनको, ओके मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी तब भी पता चल गया, सो लेट्स डू वन वर्क ना लोगों से जिससे मुझे ब्लैक मनी होती है वो मनी जिस पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, मैं उसको उठा के ना कहीं पे छुपा देता हूँ, सोफे में छुपा देता हूँ। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अगर हमें किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ये पता चला कि आपके पास ऐसी कोई मनी है या कोई बुलियन है। बुलियन क्या होता है? बुलियन मीन्स जो सोने के सिक्के भरा होते हैं, ठीक है, दैट इज गोल्ड बार्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, वो सब बुलियन। या आपके पास ऐसी कोई भी ज्वेलरी है या कोई भी और वैल्यूएबल आर्टिकल है जिसके बारे में आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर किया तो सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो वो जितनी अनएक्सप्लेन्ड मनी है उसके बारे में हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि दैट इज योर डीम्ड इनकम। ओके, तो ये था हमारे पास सेक्शन 69A। फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो क्योंकि पेपर में तो आएगा। सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, unexplained investment, section number 69, and the unexplained money, bullion, jewelry, other valuable articles, that is section 69A. okay, फिर आता है अब पर्सन कहने लगा एक काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ लेकिन 300 ग्राम, मान लो मेरे पास को 300 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, मैं बुक्स में 100 ग्राम दिखा दूंगा, तो मैंने दिखाया है, दे कांट से ना दैट इट इज एन अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, नहीं। तो डिपार्टमेंट एक और सेक्शन लेकर आया गवर्नमेंट, उसने कहा सेक्शन 69B, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है जो कि फुली डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है, या फिर मान लो कि आपको हमें पता चला कि आपके पास कोई बुलियन, ज्वेलरी, कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल है, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट नाउ, तो इन दैट केस जितना आपने हमें नहीं दिखाया था, ठीक है, या दिखाया था उसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो जितने की हमारे पास वो जो डिफरेंस है 300 में से 100 आपने, ठीक है, सही एक्सप्लेन कर दिया, 200 ग्राम्स विल बी योर डीम्ड इनकम। क्लियर? ओके, ये एग्जाम्पल नीचे हमारे पास दिया हुआ भी है। फिर आता है, अब उसको लगा यार, चिंतामणि कहने लगा ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, एक काम करता हूँ, अगले महीने मेरे सन की मैरिज है, ओके, उसमें सारे पैसे खर्च देते हैं। उसने क्या किया ना, एक लैविशिंग पार्टी दी, एक 5 स्टार होटल बुक किया, लैविशिंग पार्टी दी, और वहां से साफ पता चल रहा था दैट ही हैज स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 70 lakhs इन द मैरिज। ओके, नाउ जिस घर में शादी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वहां नजर होती है, या जिस घर में बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है वहां उनकी नजर होती है। मतलब उन्होंने ये कहा आप इनकम दिखाते हो कि आपको हर साल 5.5 लाख रुपए की इनकम होती है, तो भाई ये 70 lakhs कहाँ से आए, कहाँ से खर्चे? तो इन दैट केस ये बोला जाता है अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है दैट इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक असेसी ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसके बारे में वो हमें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एक्सपेंडिचर किया कहाँ से, या कर रहा है तो हमें वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही, तो अब जितना एक्सपेंडिचर किया है दैट विल बी डीम्ड इनकम, और उसमें से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। डिडक्शन इनफैक्ट किसी भी अनडिस्क्लोज सोर्स से अलाउड नहीं होती, ठीक है। इसका आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। तभी आजकल
जो कार कंपनीज है उनको ये बोला जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को 10 लाख रुपीज से ऊपर की कार सेल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो 10 लाख तक, ठीक, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, इसका मतलब कोई अच्छी खासी गाड़ी आ रही है, ओके, मतलब उसकी लग्जरी गाड़ी जा रही है। अब वो क्या करते हैं, इसमें से ना कुछ टैक्स जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एट सोर्स। हमने जीएसटी में पढ़ा टीसीएस, ठीक है, ऐसे इनकम टैक्स में होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी उसको बोला जाता है 11 लाख की गाड़ी है तो इसमें से 1% हम आपसे एक्स्ट्रा लेंगे और वो हम जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। नाउ सो मेनी टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम वो तो रिफंड आ जाता है, उसका फ़ायदा क्या है? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आपने ये गाड़ी खरीदी है। दैट इज, अगर उसने एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं बताया कि कहाँ से इनकम हुई थी, एक्सपेंस किया है, तो दैट विल बी डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 69C। ओके, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 69D। एंड यस स्टूडेंट्स, डू वन मोर वर्क। क्या? साथ साथ में ये जो मैंने आपको नोट्स बनवाने स्टार्ट किए थे ना, यहाँ लिखते रहना, ठीक है, ये खुद बना लेना नोट्स आप बिल्कुल इसी तरीके से। कैश क्रेडिट हो गया, देन हमने नेक्स्ट पढ़ा था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखते रहना। ओके, फिर हमारे पास आता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। नाउ व्हाट इज दिस हुंडी? ये क्या होता है स्टूडेंट्स? हुंडी क्या होता है? हुंडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम अमाउंट जो है किसी से उधार ले सकते हैं और उस हुंडी को फिर हम बाद में हम पे आउट करते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, सेक्शन 69D ने बोला कि सुनो, अगर आपने कोई भी अमाउंट जो है वो हुंडी के थ्रू बोरो करा है, ठीक है, या फिर मान लो आपने पहले बोरो किया था, नाउ यू आर गोइंग टू पे दैट अमाउंट, आप पे कर रहे हो, तो आपको वो जो अमाउंट है हमेशा कैसे उसको पे करना है? अकाउंट पे चेक के थ्रू। अब अकाउंट पे चेक है तो ठीक है, हमें पता चल गया ना कि भाई इसी पर्सन है। अकाउंट पे चेक क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स को बिजनेस में, क्या पढ़ा हमने उसमें बिजनेस स्टडीज में, कि भाई वही पर्सन जो है वो जाकर उस चेक को जो है एनकैश करवाता है और कोई नहीं। तो अब उसने कहा अकाउंट पे चेक इज बेसिकली वो एनकैश भी क्या करवाता है, पहले उसके अकाउंट में रुपए जाते हैं उस पर्सन के, ठीक है, यही होता है। यस, तो अब उसने कहा अकाउंट पे चेक के अलावा, अकाउंट पे चेक विच इज ड्रॉन ऑन अ बैंक, इसके अलावा अगर आपने कहीं भी किसी भी और मोड से अमाउंट बोरो किया या रीपे किया तो उस अमाउंट को आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। मैम ऐसा क्यों? बिकॉज इफ इट इज एन अकाउंट पे चेक तो सारी ट्रेसिंग हो रही है, नहीं है अकाउंट पे चेक तो माना जाता है कि ट्रेसिंग नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है हु इज गोइंग टू बोरो एनी अमाउंट ऑन अ हुंडी या वो रीपे कर रहा है तो उसको कह देना भाई अकाउंट पे चेक के ही थ्रू करना और किसी के थ्रू नहीं। अकाउंट पे चेक में दूसरे पर्सन के अकाउंट में जाएगा तो सारा कुछ ट्रेसेबल है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ उसने कहा कि ठीक है, जब वो बोरो कर रहा था उसने 5 लाख रुपए बोरो करे और क्रॉस चेक से कर दिया। अब क्रॉस चेक तो अलाउड नहीं था, यहाँ उसकी इस 5 लाख रुपए को डीम्ड इनकम मान लिया और इस पर टैक्स लगा दिया। देन चिंतामणि 2 साल के बाद जाकर ये 5 लाख रुपए रीपे करने लग गया। फिर बात आई, अब जब ऑलरेडी इस 5 लाख पर टैक्स उसको लग चुका तो जब वो रीपे कर रहा है तो वो किसी भी मोड से करे, बिकॉज अगर उसने मान लो रीपे कैश से भी कर दिया, भाई एक बार जिस इनकम पर टैक्स लगा गए हो उस पर दोबारा थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है। तो दोबारा वाला कुछ नहीं है, एक बार उस पर्सन की असेसमेंट हो गई डीम्ड इनकम की तो अब वो कैसे भी वापस कर सकता है। बट अगर उसने पहले अकाउंट पे चेक के थ्रू ही लिया था, अब अकाउंट पे चेक के थ्रू ही वापस करे, अदरवाइज फिर मानेंगे ये डीम्ड इनकम है। क्लियर? सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो और कोई डाउट्स नहीं होंगे। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेना। अब हम बात करते हैं, एक बार आ जाइए हमारे पास, जस्ट वेट इट आउट, ठीक है, पेज नंबर 1.43 पर, पेज नंबर 1.43 पर हम इसमें क्या करने वाले हैं अभी बताते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ऑन द पेज नंबर 1.43 हम सीखेंगे कि एक्चुअल में जो टैक्स रेट है ये 60% प्लस कैसे 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 कर रहा है कि ये टैक्स रेट बन जाता है हमारे पास 78%। सीखना चाहते हो? आ जाइए स्टूडेंट। सो नाउ अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 69, 69A, 68, 69B, C, D, इन सब पर बोला कि भाई एज पर सेक्शन 115BE अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पर जो टैक्स रेट लगता है वो लगता है स्टूडेंट 60%। ओके, अब
60% के ऊपर स्टूडेंट सरचार्ज लगता है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो 60% के ऊपर उसको 25% का सरचार्ज लगता है। फिर जितना भी ये अमाउंट आता है उसके ऊपर लगता है 4% का सेस, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सब मिलाकर स्टूडेंट्स अब फटाफट से अपने कैलकुलेटर्स निकाल लो। आइए देखते हैं कि ये जो अमाउंट है एक्चुअल में 78 कैसे बना। ठीक है, फटाफट से निकालिए स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर्स। देखो 60 प्लस 25% प्लस 4%। अब ये कैसे? अब पता आप लोग क्या कर रहे होंगे, मैम 60 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 85 प्लस 4% इज इक्वल्स टू 89। ऐसा नहीं होता, समझो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। जो भी हमारा टैक्स होता है, जो भी हमारा टैक्स अमाउंट होता है, ठीक है, उस टैक्स अमाउंट पे टैक्स कितना लगना है? मान लो 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा 60% का। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 60 रुपीज। अब इस 60 रुपीज के ऊपर सरचार्ज लगता है, यानी जो सरचार्ज है स्टूडेंट दैट इज नॉट ऑन द 1000 रुपीज। किस पे लगेगा वो? सॉरी 100, ठीक है, 100 का एग्जाम्पल लेके चल रही है, वो सही चल रहा है। तो सरचार्ज लगेगा इस 60 रुपीज के ऊपर। कितना है? 25%। अब फटाफट निकालो 60 का 25%। निकालिए स्टूडेंट, कितना आ गया? 15 रुपीज, ठीक है। तो अभी तक का टैक्स बन गया 60 का 25%, दैट इज 15 रुपीज। ओके, कितना हो गया टोटल? मैम 75। फिर अब जो टैक्स प्लस सरचार्ज आया उसके ऊपर लगाइए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 75 रुपीज का 4% कितना बना स्टूडेंट्स? जल्दी निकालो। अच्छा एक बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुद निकालिए। 75 रुपीज का 4% 3 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 78। इस तरीके से इसकी बाइफिकेशन रहती है कि सेक्शन 115BE में 78% का टैक्स कैसे लगता है। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स रहता है 78%, बट हाउ इट इज गोइंग टू बी 78? 60% का बेसिक टैक्स जो सबको लगेगा, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 25% का, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है कितना? 4%। ओके, समझ आ गया? चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आता है, मैम केस पे वो है क्या कि अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है? ऐसा नहीं स्टूडेंट, कोई बेसिक एग्जाम्पशन, कोई अलाउंस, कोई एक्सपेंडिचर कुछ अलाउ नहीं है। इनफैक्ट हम इसमें से, मान लो उसने इनकम मान लिया, कहीं से कोई लॉस हो रहा है, तो हम वो लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर पाते। इसीलिए तो एसएससी को डरा के रखा हुआ है कि देखो सही सही बता दो तो टैक्स रेट कम है, नहीं बताया तो टैक्स हाई है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो कितना समझ आया फटाफट से मैसेज करके बता दो। इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, बिकॉज एग्जाम में आने के हाईएस्ट चांसेस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।